हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के बारे में। इसके पिछले वीडियोज में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत बताया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, ये पाचन में किस प्रकार से सहायता करती हैं, और उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने लीवर यानी कि यकृत के बारे में, कलेजे के बारे में, जिगर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जिगर के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया और देखा कि जिगर हमारे बॉडी में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है, इनके जो फंक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में किस तरीके से यूजफुल है। तो जो भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है या दूसरे भी सब्जेक्ट का आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे आप कोशिश करिए कि वो आपका प्रॉपर बना रहे, क्योंकि कहा गया है कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और जो याद किया गया था वो भूला क्यों। तो इन सभी का एकमात्र जवाब है कि उन्हें पलटा नहीं गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पान विक्रेता जो है वो अपने पान को डेली पलटेगा नहीं तो पान खराब होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तवे पर रोटी आप सेकते हुए अगर डाल दिए, अगर आप उसे पलटेंगे नहीं तो वो जल जाएगा। और उसी तरीके से आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी आपकी मेमोरी में है, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, उसे पलटेंगे नहीं, उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो वो भी जो होगा भूल जाएगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स का दौर है और स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस कॉम्पिटिशन्स के दौर में आपको आगे निकलने के लिए पिछले के जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसको मेमोरी में रखना, उसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पढ़ने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, पढ़ने के लिए हम लोग घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, पढ़ने के लिए छोटे से कमरे में हम लोग बंद रहते हैं, पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ों का त्याग करते हैं। तो जब इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करके याद रखें। क्योंकि एक सॉन्ग आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं हम, जिनसे मिलने में शायद जमाने लगे। तो सोचिए आप इस पढ़ने के लिए कितना त्याग कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आपने याद किया है उसे आप आसानी से बिछड़िए नहीं, उसे आसानी से भूल नहीं जाने दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि की कैटेगरी में आता है। मिश्रित ग्रंथि बताने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि ग्लैंड किसी भी कोशिका, ऊतक, अंग अथवा बॉडी पार्ट्स को बोलते हैं जिनसे किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। यानी हमारे बॉडी में पाए जाने वाला कोई भी ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम लोग टिश्यूज बोलते हैं, या कोई बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसा अंग जिनसे किसी भी प्रकार का केमिकल या कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है, तो ऐसी कोशिका को, ऐसे ऊतक को, ऐसे अंग को या ऐसे भाग को हम लोग ग्रंथि या ग्लैंड का नाम देते हैं। अब अपने स्रावण के बेस पे, अपने सेक्रेशन के बेस पे इन ग्रंथियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांट दिया गया है, जिनमें सबसे पहली ग्रंथि है एक्सोक्राइन ग्रंथि। हिंदी में इसे बहिस्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बहिस्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। जी हाँ, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनसे स्रावित होने वाले जो भी केमिकल हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो एंजाइम्स हों
तो वो बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोज ग्लैंड्स which secrete the chemical substance as a enzymes that is called एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम्स निकलता हो, एंजाइम्स का स्रावण होता हो, उन्हें ही हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होते हैं, यानी इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो भी पदार्थ हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो भी एंजाइम्स हैं वो नलिकाओं के माध्यम से अपने फंक्शनल एरिया या अपने कार्यकारी अंगों तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों को बॉडी में ढेर सारा सबीसियस ग्लैंड है, माउथ में सैल्वरी ग्लैंड है, आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड्स है, बाइल जूस का सेक्रेशन कल लीवर से हो रहा था, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है इंटेस्टाइन से, तो ये तमाम प्रकार के जो ग्लैंड्स हैं उनसे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। और ये एंजाइम्स नली के माध्यम से, जैसे हमारे बॉडी में स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथियां हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं, ये हमारे लोअर सरफेस पे यानी हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जब भी पसीना निकलता है तो वो हमारे स्किन के ऊपरी हिस्से में निकलता है। कहने का मतलब ये था कि ये बन तो हमारे स्किन के अंदर रहे हैं, लेकिन इनका उत्सर्जन, इनका सेक्रेशन बाहर हो रहा है, यानी ये नली के माध्यम से, वेसिकल्स के माध्यम से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार के जो ग्लैंड होते हैं उन्हें हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी जो ग्रंथि है जो हमारे शरीर में पाई जाती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो कि हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियों को बोलते हैं जिनसे सेक्रेट होने वाले केमिकल सब्सटेंस जो हैं वो एज अ हार्मोन्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। यानी कि जो एंजाइम्स नहीं हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हो वह कहलाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि दोज ग्लैंड्स विच सेक्रेट द केमिकल सब्सटेंस एज अ हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये नॉन डक्टिल ग्लैंड होते हैं, इनमें डक्ट जो होते हैं, नलिकाएं जो होती हैं नहीं पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ होते हैं यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू रक्त के माध्यम से अपने फंक्शनल एरिया तक, अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किस तरीके का अंतर था। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम्स का सेक्रेशन हो रहा था, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सेक्रेशन हो रहा था। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट्यूल होते हैं, यानी उनमें डक्ट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में कई प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। आपने किडनी के ऊपर यानी कि वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं को जरूर चित्रों के माध्यम से देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा। आपने मास्टर ग्लैंड का नाम सुना होगा, थाइमस ग्रंथि की नाम सुनी होगी, गोनैड्स के बारे में सुने होंगे। ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अब हम आते हैं हमारे बॉडी में पाए जाने वाले तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है जिसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो मिक्स ग्लैंड क्या होता है? ऐसी ग्रंथियां जो दोनों ग्रंथियों जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का व्यवहार करती हैं, दोनों के जैसे वर्क करती हैं, तो उन्हें ही हम लोग मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि ऐसी ग्रंथि जो बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करे और ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करे, तो ऐसी ग्रंथि को ही हम लोग मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अग्न्याशय जिसका आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वही एक
मिश्रित ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। इसीलिए हम आपको ग्रंथियों के बारे में विस्तृत रूप से समझा रहे थे, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो अग्न्याशय जो है वो एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। तो आज हम लोग अग्न्याशय के बारे में और भी चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका लोकेशन क्या है, अग्न्याशय उपस्थित कहाँ होता है। तो अग्न्याशय जो है वो आपका आंत के ऊपर और अमाशय के नीचे स्थित होता है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है आपके स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन यानी जिन्हें हम लोग आंत बोलते हैं। अब आंतों में जैसे सबसे ऊपर बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत के ठीक ऊपर और अमाशय के ठीक नीचे हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, हमारे उदर गुहा में एक पत्ती के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं। अग्न्याशय एक पत्ती के आकार की संरचना है, एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक पत्ती जैसी संरचना है जो हमारे उदर गुहा में, कल हम लोग चर्चा किए थे कि उदर गुहा यानी पेट वाली गुहा, जहां पे आपका लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनी है, तो इस भाग को हम लोग एब्डोमेन या उदर गुहा बोलते हैं। तो ये इस उदर गुहा में एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जो स्टमक के ठीक नीचे यानी कि अमाशय के ठीक नीचे और आंत के बीचों बीच, मतलब आंत के ऊपर, इन दोनों के बीचों बीच स्थित हो जाता है, स्थित होता है। तो इस संरचना को हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं। यानी आपने लोकेशन के बारे में समझ लिया कि हमारे अग्न्याशय पाई कहाँ जाती है, ये अमाशय के नीचे और आंत के ऊपर स्थित है। बात करते हैं हम लोग साइज की कि अग्न्याशय जो है वो कितने साइज का होता है। तो अग्न्याशय जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के, किसी भी मनुष्य के बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। किसी भी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई पर उसके अग्न्याशय का जो साइज है वो वैरी करता है, वो डिपेंड करता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के जो अग्न्याशय की लेंथ होती है, लंबाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर का होता है, जबकि जो मोटाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का होता है। हम आपको फिर से बता दें कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक ठीक ठाक जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अग्न्याशय का जो साइज है वो 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लगभग मोटा का होता है। तो ये रहा अग्न्याशय का साइज। अब हम लोग बात करते हैं कि अग्न्याशय के शेप है। तो शेप की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पत्ती जैसी संरचना होती है। स्ट्रक्चर की बात करें कि अग्न्याशय जो है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो चित्र के माध्यम से मैं आपको पैनक्रियाज की संरचना को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं ये एक प्रारूपिक संरचना एक अग्न्याशय या पैनक्रियाज का बना हुआ है। यहाँ पर जो सी आकार की ये आकृति है, ये हमारे आंत का या कह सकते हैं हमारे छोटी आंत का पहला भाग होता है, जिसे डुओडेनम या ग्रहणी भाग बोलते हैं। इस ग्रहणी के भाग के ठीक पास से यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना निकली हुई है जो कि आपका पैनक्रियाज या अग्न्याशय है। इसके ठीक ऊपर यहाँ से गाल ब्लैडर, ये वाली संरचना जो है ये गाल ब्लैडर है, जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में लीवर के द्वारा स्रावित होने वाला पित्त रस, जिसे हम लोग बाइल बोलते हैं, बाइल जूस एकत्र रहता है। और ये बाइल डक्ट यानी कि पित्त नली के माध्यम से यहाँ पर फंक्शन करने के लिए छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में ही पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, पैनक्रियाज में पाए जाने वाले पैनक्रियाटिक डक्ट हैं, जो कि इन डक्ट के माध्यम से इनसे स्रावित होने वाले जो भी एंजाइम्स हैं इन्हीं डक्ट के माध्यम से अपने फंक्शनल एरिया तक पहुंचते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा कि अग्न्याशय की संरचना किस प्रकार की थी, एक पत्ती जैसी संरचना जो कि अमाशय के नीचे और आंत के ऊपर स्थित होती है। अब हम लोग बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो फंक्शन की बात करने से पहले हम आपको इस चित्र की तरफ ले चलते हैं और हम आपको बताएं कि अग्न्याशय जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। पहले ही हम लोगों ने बात किया कि अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी यह बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथियों जैसा बिहेव करता है।
तो क्यों अग्न्याशय को हम लोग बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के कैटेगरी में रखते हैं, या इसे मिश्रित ग्रंथि का नाम क्यों देते हैं, इसकी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि बहिस्रावी भाग यानी अग्न्याशय का जो बहिस्रावी भाग होता है उसे अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशय का जो बहिस्रावी भाग है उससे अग्न्याशयी रस निकलता है, यानी कि अग्न्याशय के एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट होता है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, उससे निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस जो है जिसे हम लोग अग्न्याशयी रस बोलते हैं, ये अग्न्याशय के बहिस्रावी भाग से स्रावित होकर के इन पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से आता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में ये पैनक्रियाटिक जूस आता है और इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिसमें आपका ट्रिप्सिन, अमाइलेज एवं लाइपेज जो है वो प्रमुख एंजाइम्स के रूप में उपस्थित होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाज के बहिस्रावी भागों से स्रावित हो रहा है और ये फंक्शन करने के लिए आता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, डियोडीनम पार्ट में, और इसमें मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज एंजाइम्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन जो है ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स है, और ये आपके फूड में जो भी प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा और इसे ये डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित ट्रिप्सिन आपके भोजन के प्रोटीन को तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके, पचा करके अमीनो अम्ल में रूपांतरित कर देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। जबकि इसी पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम्स जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। आपके भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा से संबंधित भोज्य पदार्थ हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके, उन्हें तोड़ करके ये ग्लूकोज में बदल देता है एमाइलेज। जबकि इसी पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम जो है ये फैट का डाइजेशन करता है। आपके भोज्य पदार्थ में जो भी फैटी चीजें हैं, जो भी फैट्स अवेलेबल हैं, उन फैट्स को ये लाइपेज ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से अग्न्याशय के बहिस्रावी से भाग से स्रावित होने वाला जो अग्न्याशयी रस है वह आपकी बॉडी में इस तरीके से परफॉर्म करता है। यानी उसमें तमाम प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिनमें मुख्य एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है और डाइजेस्ट करने के बाद एमिनो एसिड का निर्माण करता है, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है और डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ लाइपेज जो है वो फैट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद फैटी एसिड्स का निर्माण करता है। तो ये था पैनक्रियाज या अग्न्याशय के बहिस्रावी भाग की। अब हम लोग बात करते हैं कि पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है, उससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। तो अग्न्याशय जो है ये के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, अंतःस्रावी भाग होता है, इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय का जो आंतरिक भाग होता है उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं, तो उसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं और वो कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इन कोशिकाओं को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से नाम दिया जाता है, और इन कोशिकाओं से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो कि हमारे बॉडी में अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पर अल्फा और बीटा कोशिकाओं की अगर हम लोग बात करें कि जो पैनक्रियाटिक का इंडोक्राइन पार्ट है, उस इंडोक्राइन पार्ट से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसमें अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं। इस अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जबकि बीटा सेल्स से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे इंसुलिन का। तो ये श्रावण हो रहा है पैनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट से, जिसमें पाए जाते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, उन द्वीपिकाओं में अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोशिकाएं हैं, जिनमें से बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन का सेक्रेशन होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है। इंसुलिन का फंक्शन आप सभी लोग जानते भी होंगे कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का क्या फंक्शन है। डायबिटीज पेशेंट का नाम या डायबिटीज पेशेंट तो आप लोग देखे ही होंगे, डायबिटीज का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य में ग्लूकोज का लेवल जो है, शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज जिसका मुख्य नेम मधुमेह है, उसे शुगर के नाम से जाना जाता है। तो शुगर नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें शुगर का लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज कर जाता है। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस की, कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में यकृत कोशिकाएं जो होती हैं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। तो ये जो लीवर सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रही है, यहाँ आपका है ग्लूकोज जो आपके ब्लड में आवश्यकता से अधिक है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है लीवर। यानी लीवर के जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं, लेकिन इन्हें जो रेगुलेट करने का कार्य करता है, इन्हें जो स्टिमुलेट करने का कार्य होता है, वो करता है इंसुलिन। यानी इंसुलिन के उपस्थिति में ही कोई भी लीवर सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी हम एक लाइन में इसे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर के शुगर को मेंटेन कर रहा है। हमारे शरीर में या हमारे रुधिर में जो शुगर, जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल है उसे बढ़ने से रोक रहा है इंसुलिन। जिन व्यक्तियों में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन कम होने लगता है, तो उस व्यक्ति का शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी को हम मधुमेह रोग कहते हैं। इसे रोकने के लिए इंसुलिन की गोलियां भी दी जाती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। वो आपके मार्केट में अवेलेबल है और आप अपने डॉक्टर के संपर्क से कर सकते हैं। दूसरा जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा था वो था ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का हमारे बॉडी में क्या यूज है? ग्लाइकोजेनेसिस के बाद कल पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात किए थे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है या कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब आपकी बॉडी का जो भी लीवर सेल्स हैं इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं और ये प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वही तो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर उसे मेंटेन करता है। यानी ग्लाइकोजन को ये तोड़ करके पुनः ग्लूकोज में बदलता है या हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। ये तमाम प्रकार के फंक्शंस जो हैं वो पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होने वाले दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन कर रहे थे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।